Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you lesson number 11, perfect competition market, meaning, definition and kinds of market. I hope that you will study and you will be satisfied. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन नंबर 11 परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत बाजार का अर्थ, परिभाषा तथा बाजार के प्रकार के बारे में वर्णन करूंगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फीचर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। बाजार के रूप, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता तथा अल्पाधिकार। सामान्यतः बाजार से आशय उस स्थान विशेष के लिए होता है जहां पर क्रेता व विक्रेता एकत्र होकर के वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ अत्यधिक व्यापक है। बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेताओं व विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होते हैं। इस कारण वर्तमान युग में बाजार किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित न होकर के विस्तृत रूप से परिलक्षित होता है। वस्तु या सेवा के क्रेता व विक्रेता विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हों, किंतु फोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि माध्यमों द्वारा संपर्क में रहते हैं। उनका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होना आवश्यक नहीं है। बाजार की परिभाषा देते हुए क्रूनो ने स्पष्ट किया है कि बाजार शब्द का आशय किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं, बल्कि बाजार शब्द से आशय उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं में ऐसा स्वतंत्र व प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है कि वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में सुगमता एवं शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थों में किया जाता है। क्रूनो के बाजार की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि कोई भी स्थान विशेष से इसका अर्थ नहीं होता कि कहीं भी वस्तुओं एवं सेवाओं को अगर बेचा जाए, खरीदा जाए तो उसे हम बाजार नहीं कहते, बल्कि बाजार उस स्थान विशेष क्षेत्र से संबंध रखता है जहां पर स्वतंत्रता हो, वहां पर पूर्ण प्रतियोगिता हो तथा वस्तुएं एवं सेवाएं बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएं तथा वस्तुओं के मूल्य में एक जैसे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती हो। इस प्रकार से उसे हम बाजार कह सकते हैं। बाजार के प्रकार, वास्तविक जगत में हमें बाजार के अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं, जिसे अर्थशास्त्रियों ने निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। स्थानीय बाजार, नंबर 2 प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार, नंबर 3 राष्ट्रीय बाजार, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार, स्थानीय बाजार से तात्पर्य किसी एक वस्तु के क्रेताओं व विक्रेताओं का विस्तार या फैलाव एक गांव, शहर, उपनगर या बस्ती तक ही सीमित होता है। ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है। शीघ्रनाशी वस्तुओं का बाजार इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, जैसे फल, सब्जी, मांस, मछली आदि का बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। नंबर 2 प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। जब किसी वस्तु का बाजार किसी क्षेत्र या अंचल विशेष तक सीमित रहता है, अर्थात वह केवल एक प्रदेश की सीमा तक ही
बना रहता है तो उसे क्षेत्रीय बाजार कहा जाता है। जैसे मारवाड़ की पगड़ी, राजस्थान की चुनरी, लहंगा, जूतियाँ इत्यादि। ये केवल राजस्थान की राज्य सीमाओं तक ही सीमित है, इसलिए इसे प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय बाजार कहा जाता है। नंबर 3, राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार से तात्पर्य किसी वस्तु विशेष के क्रेताओं व विक्रेताओं का फैलाव संपूर्ण देश में होता है। संपूर्ण देश से तात्पर्य केवल एक कंट्री जैसे भारत देश तक ही सीमित होगा तो उस वस्तु का बाजार इस श्रेणी में आता है। जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आभूषण इत्यादि। इस प्रकार की वस्तुएं राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत निहित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जब किसी वस्तु के क्रेताओं विक्रेताओं का फैलाव न केवल देश में बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे जेम्स और ज्वेलरी, कच्चा तेल, इंजीनियरिंग, मशीनें एवं बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, फिलिप्स, टोयोटा, मारुति इत्यादि का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। अर्थात एक देश से दूसरे देश तक वस्तुओं एवं सेवाओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। ऐसी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वस्तुएं कहलाती हैं। शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल से तात्पर्य खुदरा एवं थोक बाजार के मध्य कीमतों के बड़े अंतर का लाभ उठाते हुए कुछ देशी व विदेशी कंपनियां एक ही छत के नीचे बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करती हैं, जिन्हें हम शॉपिंग मॉल्स के नाम से जानते हैं। जिससे बिग बाजार, रिलायंस मार्ट, पतंजलि स्टोर इत्यादि, जिसमें विदेशी कंपनी तथा देशी कंपनी दोनों ही कंपनियां एक ही छत के नीचे एक ही मॉल के अंतर्गत अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचती हैं, उसे हम शॉपिंग मॉल कहते हैं। वस्तुओं के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। वस्तुओं के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सामान्य बाजार। सामान्य बाजार से तात्पर्य ऐसे बाजार से है जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तो वह सामान्य बाजार कहलाता है। शहरों व गांवों में विभिन्न वस्तुएं बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे खाद्यान्न, आभूषण, कपड़ा, पुस्तकें, सब्जियां, मशीनरी इत्यादि तथा बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे फिलिप्स, टोयोटा, मारुति द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, उसे हम सामान्य बाजार कहते हैं। विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार से तात्पर्य जब किसी बाजार में केवल विशिष्ट वस्तुओं का ही क्रय विक्रय होता है, खरीद फरोख्त होता है, तो वह विशिष्ट बाजार कहलाता है। जैसे सब्जी मंडी है, फल बाजार है, आभूषण बाजार है, किराना बाजार है, लोहा मंडी, कपड़ा बाजार, अनाज मंडी इत्यादि। ऐसे बाजारों में केवल वही वस्तुएं उपलब्ध होंगी जिसके लिए वह बाजार प्रसिद्ध है। जैसे सब्जी मंडी में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उपलब्ध होंगी, फल बाजार में केवल फलों की ही आपूर्ति होगी, आभूषण बाजार में केवल आभूषण ही, गहने, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का ही मार्केट होगा। किराना बाजार में केवल खाद्य आपूर्ति की वस्तुएं उपलब्ध होंगी। लोहा मंडी के अंतर्गत केवल लोहे की सामान उपलब्ध होंगे। कपड़ा बाजार में विभिन्न प्रकार के सूती, रेशमी, टेरिकॉट विभिन्न प्रकार के कपड़े उस बाजार में उपलब्ध होंगे। इस प्रकार से ऐसे बाजार केवल अपनी एक विशेष पहचान बनाने के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध होंगी, वह विशिष्ट बाजार कहलाता है।
नमूने द्वारा बिक्री, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिनिधि द्वारा नमूनों के माध्यम से किया जाता है तो उसे नमूने द्वारा बिक्री कहा जाता है। आजकल कई कंपनियां इस प्रकार से बिक्री करने की पद्धति को प्रचलित की हैं कि नमूने के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री करती हैं, जैसे पुस्तक बाजार, धुलाई, सोडा, साबुन इत्यादि की बिक्री संवर्धन हेतु सैंपल ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। सैंपल के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री की जाती है, उसे हम नमूने द्वारा बिक्री कहते हैं। श्रेणी द्वारा बिक्री, इस बाजार के अंतर्गत खाद्यान्न, फलों व सब्जियों वस्तुओं की श्रेणीकरण, उनको स्टैंडर्ड रैंक देकर के फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एवं प्रमापीकरण द्वारा वस्तुओं की क्वालिटी के निर्धारित होने से उसके आधार पर क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए ISI, खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI, कीमती धातुओं पर हॉलमार्क द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट में घर बैठे क्रय विक्रय किया जा सकता है। वर्तमान समय में जैसे अभी देखा जाए तो कोविड-19 के तहत सभी लोग डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में बैठे बैठे ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से खाद्य सामग्री से लेकर के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से लोग अपनी आम ज़रूरत की वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे भारत में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, होम शॉप इत्यादि। ऐसे ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से लोग घर बैठे विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकते हैं तथा उसका ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। बिक्री के आधार पर बाजार दो प्रकार के होते हैं, खुदरा बाजार तथा थोक बाजार। खुदरा बाजार से तात्पर्य रोज़मर्रा की सामान्य वस्तुओं तक ही सीमित है, छोटी छोटी मात्रा में क्रय विक्रय होता है। इस बाजार में बाजार भाव थोक बाजार की कीमतों से सामान्य रूप से अधिक होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे मोहल्लों में स्थित किराने की दुकानें आदि, ऐसी दुकानों पर वस्तुओं का मूल्य थोड़ा अधिक होता है। थोक बाजार खुदरा बाजार के विपरीत थोक बाजार में वस्तुओं की मात्रा थोक भाव में खरीदी व बेची जाती हैं। इस कारण बाजार की सामान्य कीमतें कम होती हैं। प्रत्येक थोक बाजार में एक विशेष उत्पाद का क्रय विक्रय होता है, जैसे सब्जी मंडी है, फल मंडी है, लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर इत्यादि। इस प्रकार के बाजार थोक बाजार कहलाते हैं। समयानुसार वर्गीकरण, किसी वस्तु की पूर्ति के समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार तथा अति दीर्घकालीन बाजार। नंबर 1, अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार से तात्पर्य वस्तुओं को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, पूर्ति को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता ही नहीं कि हम वस्तुओं की पूर्ति को घटा बढ़ा सकें। लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन हो सकता है, मांग में वृद्धि या कमी हो सकती है, लेकिन उसकी पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
जैसे शीघ्र नाशक वस्तुएं अति अल्पकालीन बाजार कहलाती हैं, जैसे साग सब्जी, मछली, अंडे इत्यादि। अति अल्पकालीन बाजार को हम एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में OX अक्ष पर वस्तुओं की मात्रा तथा OY अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। रेखा चित्र ए से स्पष्ट है कि डिमांड में मांग में परिवर्तन हो रहा है, जबकि वस्तुओं की पूर्ति स्थायी है। यश की पूर्ति रेखा है। डिमांड कर्व अर्थात मांग रेखा DD है, जो एक दूसरे को E बिंदु पर काटती हैं। E बिंदु जो है संतुलन का बिंदु है, जहां पर उत्पादक O की वस्तुओं की मात्रा का उत्पादन करेगा तथा OP कीमत पर वस्तुओं को बेचेगा तथा इसी E बिंदु पर उपभोक्ता भी संतुष्ट होगा। वह OQ मात्रा खरीद करके OP कीमत जो है अदा करेगा। इस प्रकार से अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत चूंकि पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती, इसलिए उसकी मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मांग वक्र DD से बढ़कर D1 हो जाता है। मांग में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप चूंकि पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए कीमत में वृद्धि हो जाती है। कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, जो कि D1 तथा SQ एक दूसरे को E1 बिंदु पर काटते हैं, जहां पर साम्य की अवस्था या संतुलन की अवस्था होती है। ठीक इसी प्रकार से मांग में कमी होने पर DD कर्व घट करके D2 हो जाता है, जहां पर उत्पादित की गई मात्रा OQ रहती है, कीमत घट करके OP2 हो जाती है तथा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों E2 बिंदु पर संतुलित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि पूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल मांग में वृद्धि या कमी हो सकती है। इसे हम अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। नंबर 2, अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार से तात्पर्य हमारे पास थोड़ा समय मिल जाता है, जबकि इसमें भी इतना समय कम होता है कि हम वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने वाले साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। हम कुछ समय तक के लिए हमारे पास समय पर्याप्त हो जाता है, जिससे हम इसकी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं तथा उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार हम पूर्ति उपलब्ध करवा करके उन्हें संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। इस रेखा चित्र से स्पष्ट है। रेखा चित्र B में जो कि OX पर उत्पादित की गई मात्राएं तथा OY अक्ष पर कीमत को प्रदर्शित किया गया है। कीमत तथा मात्रा दोनों OQ तथा OP यहाँ OP1 होने पर पूर्ति रेखा SQ तथा डिमांड कर्व DD एक दूसरे को E1 बिंदु पर काटती हैं, जहां पर कीमत OP1 होगी तथा मात्रा OQ होगी। इसी E1 बिंदु पर उपभोक्ता तथा उत्पादक अर्थात फर्म संतुष्ट होगी। इसी प्रकार से यदि पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग में वृद्धि होगी। मांग वक्र DD से बढ़कर D1 हो जाता है, जिससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है। कीमत OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है, जबकि उसकी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। साधनों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप
पूर्त रेखा में परिवर्तन होता है तो पूर्त रेखा SPS हो जाती है। अति अल्पकालीन बाजार पूर्त को दिखलाती है, जो कि दूसरे वाले D1 को ई बिंदु पर काटती है, जहां पर उपभोक्ता तथा उत्पादक OP कीमत पर वस्तुओं की OQ1 मात्रा को खरीदते तथा बेचते हैं, तथा ई बिंदु संतुलन का बिंदु है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अति अल्पकालीन बाजार तथा अल्पकालीन बाजार में जहां पर पूर्त रेखा तथा मांग एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पर संतुलन की स्थिति होती है।